हेलो गाइस, तो ये वाली वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है केमिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट के लिए और एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ जो सर हैं वो केमिकल और एनवायरनमेंटल इस डिपार्टमेंट को पूरा हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो सर, आप अपना एक्सपीरियंस और आपकी ब्रांच क्या है और अभी आप किस पोस्ट पर हैं, ये आप बताइए। मैं दीपू यादव, यहाँ पे जो है मैं एक इन्वायरमेंटल इंचार्ज हेड ऑफ सेक्शन इन्वायरमेंट हूँ। और एक्सपीरियंस सर? मुझे जो है 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और मैंने जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है। ओके, सो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं सर। जैसे ही आपने बीटेक कंप्लीट की तो उसके बाद क्या आपने गवर्नमेंट जॉब को प्रायोरिटी दी या फिर आप डायरेक्टली प्राइवेट किसी कंपनी में ज्वाइन हुए थे, और कौन सी पोस्ट पर हुए थे और किस तरीके से आपकी पोस्ट बढ़ती गई? देखिए, मैं जब कॉलेज में था, फाइनल ईयर में था, तो उस टाइम पे क्या था, ऑन कैंपस सिलेक्शन हुआ था मेरा एज ए जीईटी। तो बीटेक में फाइनल ईयर में ऑन कैंपस सिलेक्शन होना काफ़ी अच्छी बात है, खुशी की बात होती है। तो प्राइवेट कंपनी को मैंने सबसे पहले चुना था एज ए जीईटी। उसके बाद एक्सपीरियंस बढ़ता गया। बीच में क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर की भी मेरी जॉब लगी थी, बट वहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस होने की वजह से और फिर करियर में ग्रोथ चाहिए था, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि फिर दोबारा जो है कारपोरेट सेक्टर की तरफ जो है मैंने मूव किया था। तो जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एक्चुअल ग्रोथ है वो कारपोरेट सेक्टर में इस टाइम काफ़ी बूम पे है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो सर, जैसे ही आप जीईटी बने थे तो स्टार्टिंग में जस्ट बीटेक के बाद आपने जो भी कंपनी ज्वाइन की हो उसमें किस तरीके का काम आपको मिला, मतलब क्या रोल था आपका? उस टाइम पे देखिए क्या है कि एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर क्या है कि वाटर के फील्ड में भी जा सकता है, एयर के फील्ड में भी जा सकता है, अदर जो कंप्लायंसेस होते हैं उस डिपार्टमेंट में भी जा सकता है। बट मैंने क्या है कि वाटर फील्ड को चुना था। तो हमारी जो कंपनी थी वो वाटर एंड वेस्ट वाटर के प्रोजेक्ट्स करते थे, एज लाइक ईटीपी, एसटीपी, सीईटीपी, यूएफ एंड आरओ। तो मैं जो है उस टाइम पे ईटीपी एसटीपी प्लांट के जो है एग्जीक्यूशन, कमीशनिंग एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस और ये सारे चीज़ें जो है मैं देखता था। ओके सर। तो सर, प्राइवेट कंपनियों में जो सबसे मेन जो क्वेश्चन होता है सैलरी ग्रोथ, वो क्या रहती है? स्टार्टिंग में कितने से स्टार्ट होती है और लगभग हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नेक्स्ट ईयर्स? देखिए, जो सैलरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे और परफॉर्मेंस आपकी अच्छी होती जाएगी, वैसे क्या है कि आपको बहुत सारे एमएनसी ग्रुप की कंपनियां हैं उनसे आपको कॉल आएंगी। अब जैसे मेरा रहा है कि मैं 2.5-3 साल के बाद एक जापान के एमएनसी ग्रुप को ज्वाइन किया और उसके थ्रू मैं जो है बहरीन तक गया, गल्फ़ में भी मैं जॉब करके आया हूँ एज ए साइट इंचार्ज एसटीपी प्लान। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है कि आप किस लेवल तक जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इन्वायरमेंटल इंजीनियर। अच्छा सर, स्टार्टिंग में हम कितना पैकेज मान सकते हैं इफ़ ए स्टूडेंट बिलोंग टू केमिकल एंड एनवायरमेंटल ब्रांच? देखिए, अगर मैं एक फ्रेशर की बात करूं तो आपको 4 लाख मिनिमम आपको जो है ऑन कैंपस सिलेक्शन में कोई भी कंपनी दे देगी एक जीटी के लिए। और 4 लाख से लगभग सर 5 साल का अगर हम आइडिया लें तो 5 साल के बाद कितने तक वो पहुंच सकता है अगर 4 लाख से स्टार्ट हुआ हो तो? 5 साल में आप उसके डबल के ऊपर चले जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे आप। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। चलो, 4 से मतलब 10 तक आप पहुंच सकते हो। अच्छा, रोल क्या रहता है ऐसे, मतलब क्या आखिर में काम करना पड़ता है ऐसे? मैन पावर या फिर कुछ साइड पे आके देखना पड़ता है या फिर ऑफिस वर्क, ये किस तरीके से काम देखना पड़ता है? देखिए, जो एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर होता है, अब जैसे यहाँ पे मैं क्या है कि हेड ऑफ सेक्शन हूँ, है ना, तो एज ए असिस्टेंट मैनेजर इन्वायरमेंट हूँ। तो मुझे क्या है कि जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या है कि आपका दायरा भी बढ़ता जाएगा। अब करेंटली क्या है कि मैं ईटीपी, एसटीपी, यूएफ और सीपीयू ये सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल करता हूँ, प्लस जो भी इन्वायरमेंट के कंप्लायंस होते हैं, ईएचएस कंप्लायंस होते हैं, ये सारा कुछ मैं हैंडल करता हूँ। तो मतलब ऑफिस वर्क भी इंक्लूड है इसमें और जो साइट पर जाके देखना पड़ता है वो भी दोनों? बिल्कुल ऑफिस वर्क भी है, डॉक्यूमेंटेशन के वर्क भी है आपको, और प्लस आपको जो एक टीम दी जाएगी 30 to 35 मैन पावर होगी, उसको आपको हैंडल करना है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को हैंडल करना है। तो अच्छा सर, ठीक है सर, प्राइवेट कंपनी तो ठीक है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट की तैयारी करे तो उसमें वैकेंसी क्या अच्छी आती है, मतलब क्या? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में क्या है कि आपको हर एक फैक्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक इन्वायरमेंटल ऑफिसर के लिए, हर एक। ऐसे क्या है कि अगर आप अदर ब्रांच के हैं तो स्पेशली पार्टिकुलर उस फील्ड में जा सकते हैं आप, जैसे जो भी ब्रांचेज होती हैं, लेकिन जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर होता है उनका ये होता है कि आप किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। वो एक इन्वायरमेंटल ऑफिसर रखना मैंडेटरी हो गया है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और रही बात गवर्नमेंट सेक्टर की, तो जितने भी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं, उन सभी जगहों पे क्या है कि इन्वायरमेंटल असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की रिक्रूटमेंट होती रहती है हमेशा।
उसका रीज़न ये है क्योंकि एनवायरमेंटल जो ब्रांच है वो बहुत ही कम बच्चे चूज करते हैं, आपने मुश्किल से ही सुना होगा, लेकिन उसकी वैकेंसी तो होंगी कहीं ना कहीं, तो उसको फिल करने के लिए तो जो मिनिमम जो कम से कम बच्चे हैं वो सब के सब सेलेक्ट हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये हम मान सकते हैं कि उनमें प्लेसमेंट का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा होता है। प्लेसमेंट का अच्छा, जो परसेंटेज आपकी क्लास में कितने बच्चे थे सर और कितने लगभग प्लेस हो गए थे? देखिए, हमारे साथ में जितने भी गर्ल्स एंड बॉयज़ थे, टोटल स्टूडेंट्स मतलब प्लेसमेंट तो सबका ही हो गया था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके हाथ में 2-2 जॉब थी, मेरे हाथ में खुद 2 जॉब थी। तो जॉब का तो टेंशन लेना ही नहीं है। अगर आपको गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्वायरमेंटल इंजीनियर होते हैं उनका क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है। ऐसा नहीं कि जैसे आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है उसके बाद इंटरव्यू देना, ग्रुप डिस्कशन में जाना, ऐसा नहीं है। आपको जैसे आपके पास 7 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, PSU सेक्टर में भी वैकेंसी आती है, स्टेट गवर्नमेंट में भी आती है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत होता है। तो उसमें आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको इंटरव्यू लिया जाता है और डायरेक्ट आपको जो है अपॉइंट कर लिया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर ने यहाँ पर दे दी। तो फिलहाल पहली वाली वीडियो में मैकेनिकल से रिलेटेड डाला था, ये वाली आप ये मान के चलिए एनवायरमेंटल और केमिकल दोनों की आपने कवर कर दिया सर ने। सर की ब्रांच जरूर एनवायरमेंटल है, लेकिन वो केमिकल और एनवायरमेंटल दोनों के स्टूडेंट इसमें जॉब कर सकते हैं, जो कि अभी सर जिस पोस्ट पर हैं, तो दोनों के लिए हेल्पफुल है। अब आपको आगे जिसके ऊपर वीडियो चाहिए वो कमेंट में बता देना, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए।